Now third, Kepler's third law. Kepler's third law. Kepler's third law आपने पढ़ा है कि जैसे ये, लेट मी एक्सप्लेन इट. Kepler's third law क्या है? Square of the time period revolution of planet. Square of the time period of, समझा रहा हूं, square of the time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to और 10th में पढ़ा ये सर. पढ़ा है ना, टू क्यूब Yes, ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. हम आपके ये नहीं, आपने वहां पे आर क्यूब पढ़ा था, तो यहां पे हम कोई दूसरा पढ़ा रहे हैं. जैसे ये ऐसा है, सी है, ये जो लाइन होता है ना, जो लॉन्गर वन होता है, इसको बोलते हैं, दिस लाइन कॉल्ड मेजर एक्सिस. और ये वाली जो लाइन होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो 2a होता है, ए इधर और ए इधर. और माइनर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो 2b होता है, b एंड हियर इट इज b. तो मेजर एक्सिस 2a का होता है, माइनर एक्सिस 2b का होता है. तो 2a को बोलते हैं मेजर एक्सिस और 2b को बोलते हैं माइनर एक्सिस. तो a को क्या बोलेंगे? सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस. और b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, मतलब उसका आधा. माइनर बोलेंगे तो 2b होगा ना, तो उसका आधा लेंगे तो सेमी वर्ड लगा देते हैं. ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस. तो इसका लॉ क्या है? जस्ट हियर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है. मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे ये कोनिक्स वगैरह ना, स्टडी मैथमेटिक्स, मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, कॉपी ऑन दिस वन, या बहुत सी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, या आपकी बुक में ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एवरेज क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. वो एवरेज डिस्टेंस भी लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली प्रॉपर स्टेटमेंट है उसका. कॉपी ऑन दिस वन, थर्ड लॉ. एक्चुअली उन्होंने आर लिया, लेकिन आर नहीं होता, ए से डिनोट करते, ए और बी करते हैं. ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस, ऐसे रहता है बेसिकली. आपके बुक में ए को आर के फॉर्म में दिया गया है, तो आप यू कैन से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एक ही बात है.
आपकी बुक में एक अच्छा एग्जांपल दिया है, मुझे वो डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, आपने कर लिया इसको। तो रिमेंबर ऑल द 3 लॉज, कैपलस फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आकाश, आपका नाम मतलब आपने दूसरे नाम से एंट्री की है क्या? आपका नाम आर्यन है क्या आकाश? नहीं नहीं, आकाश ही है। आकाश है, लेकिन तुम्हारा फिर हाँ इसमें लिस्ट में तुमने अभी एडमिशन लिया क्या, रिसेंटली क्या, कि पुराना एडमिशन है? कल एडमिशन लिया है। कल एडमिशन है, वही मेरे को तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा था, मैं नाम एंट्री कर लेता हूँ तुम्हारा। आकाश। सर। ओके, नो सर वेट वेट सर। डन सर। ओके, डन सर। ओके, नो एक ईयर प्रॉब्लम पे आते हैं। सी देखो, उन्होंने पेज नंबर 80 पे एक प्रॉब्लम दी है। वैसे नॉर्मल टाइम पीरियड अर्थ का रिवॉल्व करने का अराउंड द सन कितना होता है? 365 डेज। ठीक है, तो व्हाट दे हैव टेकन, जैसे दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द time period of revolution of earth, time period of revolution of earth, revolution of earth, if distance between sun and earth, दो पार्ट दे रखे हैं, उन्होंने थ्राइस लिया, मैं ट्वाइस वाला लेता हूं बोले, ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस, ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस, और उन्हें थ्राइस नहीं करते हैं, हाफ करते हैं। प्रेजेंट डिस्टेंस ट्वाइस जैसे करोगे तो थ्राइस भी कर लोगे, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं उसको। एंड हाफ द प्रेजेंट डिस्टेंस, हाफ द प्रेजेंट डिस्टेंस, दो पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि सपोज कर लो अर्थ का टाइम पीरियड तो सबको मालूम है 365 डेज होता है, 365 दिन में घूम जाता है पूरा वो। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अर्थ और सन के बिटवीन डिस्टेंस को या तो डबल कर लो या हाफ कर लो, तो फिर उसका न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो ए पार्ट है, देखो जरा सोल्यूशन में, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा एक काम करते हैं, वेट, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए वाला इंफॉर्मेशन इधर रहेगा और बी वाला इंफॉर्मेशन को हम इधर रखेंगे, बी वाला इंफॉर्मेशन दिस साइड। अच्छा, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज।
उसके डिस्टेंस को r ले लो। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस को डबल करना है, डबल मतलब 2r हो जाएगा, एंड फाइंड द न्यू डिस्टेंस। तो इनिशियल डिस्टेंस r था, उसने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो अब बताओ, पहले जब 365 डेज था तो डिस्टेंस r था, अब डिस्टेंस को डबल कर देगा तो एक साल कितने का हो जाएगा फिर? तो करते हैं जैसे ये, कैसे करेंगे? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो रेशियो ले लो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल क्यूब। ठीक है, पुट द वैल्यू, वैल्यू रख देते हैं 365 T1 की जगह रख देते हैं, T2 फाइंड आउट करना है, यहां पे R रख देंगे, यहां पे 2R रख देंगे, क्यूब R R कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, 365 अपॉन T2 होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, पहले मैं कर लेता हूं, स्क्वायर रूट हो जाएगा 365 अपॉन T2 रूट ऑफ 8, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, रूट 8 को क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड रूट 8 इंटू 365, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना, हाँ सर। 365, तो ये कितना हो जाए 365 इंटू 2, 630 ना, 725 है सर। हाँ 730 आएगा ये, 730 इंटू रूट टू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1.414 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैसे से क्या आता है, डेज आ जाएगा। डबल करने में ऐसे, जैसे डबल करेंगे वैसे ट्रिपल कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं। कंप्लीटेड? नहीं सर, लिखना है सर। डिस्टेंस को हमने डबल किया, वैसे सॉल्व दिया भी हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है ना, थ्राइस, अच्छा हम हाफ वाला करते हैं, चलो ये तो दिया हुआ है बुक में। सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। अच्छा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तुमको मालूम होना चाहिए कि अर्थ रिवॉल्व करता अराउंड द सन इन हाउ मच टाइम, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि मुझे मालूम है सर 365 डेज में करता है, ठीक है, उन्होंने कहा सबको मालूम है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर अर्थ और सन के बिटवीन डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस मतलब डबल, प्रेजेंट मतलब सपोज कर लो इस समय जो भी अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को डबल कर दो तो क्या होगा, तो एक दिन कितने, एक साल कितने का हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमने अपना कैप्टस का थर्ड लॉ यूज किया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो देखो इनिशियल डिस्टेंस आर था, फाइनल डिस्टेंस को ले लिया 2r, डबल कर दिया, इनिशियल टाइम पीरियड क्या होगा 365 डेज, फाइनल टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रेशियो बना लो ना, T1 अपॉन T2, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में रहेगा, R1 अपॉन R2, क्यूब क्यूब रहेगा दोनों में, तो क्यूब बाहर आ जाएगा। अब वैल्यूज को रख दो, T1 की जगह रख देंगे 365, T2 निकालना है, R1 की जगह R रखेंगे इनिशियल डिस्टेंस, और डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो R2 की जगह 2R रख देंगे, तो RR चला जाएगा, 1 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो 365 इंटू 2 इज 730, रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 1032 डेज आ जाएगा, मतलब एक साल तुम्हारा ना 1032 डेज का हो जाएगा, मतलब समझा ना। तो डिस्टेंस को डबल करने से अर्थ का रिवॉल्व करने का टाइम देखो कितना ज्यादा हो गया, 365 का भी ट्रिपल हो गया एटलीस्ट, नियर अबाउट ट्रिपल, एग्जैक्टली ट्रिपल नहीं हुआ, ऊपर लो। समझा नहीं हुआ क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस यस सर।
Scroll down, sir. Done, sir. ओके ना। अच्छा, अगर मुझे हाफ वाला करना हो तो कैसे करेंगे? फिर से करते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो इनिशियल टाइम पीरियड अर्थ का कितना होता है? 365 डेज। ठीक है, डिस्टेंस को आर कर लेते हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं डिस्टेंस को हाफ करना है, तो आर टू की वैल्यू क्या ले लेंगे? आर बाय टू ले लेंगे। डिस्टेंस को आधा करना है, मतलब अर्थ और सन के डिस्टेंस को हाफ करना है। फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। तो इसमें डबल किया था, इसमें आधा किया। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्यूब वैल्यू रख दो। आर आर चला जाएगा, ये टू ऊपर आ जाएगा, टू क्यूब। स्क्वायर राइट का हो जाएगा तो इट बिकम 8 हो जाएगा। फिलहाल तो ये 365 अपॉन T2 8 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो 2√2 2√2 हो जाएगा। फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर लो। सर 182.5 अपॉन √2 नहीं, 182.5 अपॉन √2, लेकिन √2 को क्या करोगे? डिवाइड तो करना पड़ेगा ना 1.414 से। तो देखो फाइनल आंसर आएगा क्या? कैसे से कर लो, या तो √2 को वैल्यू 1.414, देखो क्या आता है। सर 129.04 हाँ, 129 डेज आता है। तो अगर तुम अर्थ और सन के डिस्टेंस को डबल करते हो ना, तो एक साल जो है 1032 डेज का हो जाता है। और डिस्टेंस को आधा करोगे ना, तो 1 ईयर 129 डेज का ही हो जाएगा। फिर मतलब कितना हो गया? 4 मंथ का एक 1 ईयर हो जाएगा इस तरह से। तो एक्चुअली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आपको मालूम है कि जो जो एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ के बाद क्या आता है? मार्स। मार्स के बाद वो जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपट्यून। उनका टाइम पीरियड जानते हो ना? मैनी मैनी ईयर्स होता है। कितने कई मतलब कितने साल बाद जाके उनका एक सर्कल हो पाता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप रेडियस कम रखोगे ना, उतना ज्यादा वो फास्ट ट्रेवल मतलब जल्दी टाइम कंप्लीट कर लेगा। और जितना दूर होगा वो, तो उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाएगा एक सर्कल कंप्लीट करने का। ठीक है।
ओके, सो हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को सीईटी वगैरह में आते हैं, ध्यान रखना कि डिस्टेंस को डबल किया, थ्राइस किया, हाफ किया तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, तो फिर आपको इस तरह से सॉल्व करके निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चन समझा ना? यस सर। ओके, नो अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ भी तो कैप्लस लॉ हो गया ना। अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी आपने पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आई थिंक 10th में ही था, अभी फिर तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको। ठीक यस है, सर था। ओके। नाउ ये सपोज कर लो देयर आर टू मासेस हियर m1 एंड m2। ठीक है, आपके बुक में ठीक है चलेगा, ये m1 है, ये m2 है। डिस्टेंस क्या है r, distance r, so these two masses they will attract each other, these two masses they will attract each other। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनलिटी के साइन जाता था, कांस्टेंट आता था जी, कैपिटल जी अलग होता है, स्मॉल जी अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल जी कांस्टेंट होता है आर स्क्वायर। ठीक है, सो वेयर जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जी को क्या बोलते हैं? वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जी की डेफिनेशन क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाइड, इसको इधर ले आओ तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी डेफिनेशन आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg ले लेते हैं और r को ले लेते हैं 1 मीटर। तो g की वैल्यू क्या आ जाती है? f इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1। तो g की वैल्यू f हो जाती, या f इज इक्वल टू g हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो गया तो g इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिट मास। यूनिट मास मतलब दोनों मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 kg ईच। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यूनिट मासेस, यूनिट मासेस मतलब 1 kg ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। 1 मीटर अपार्ट मतलब डिस्टेंस हमने ले लिया 1 मीटर। तो जी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन यूनिट मासेस, 1 kg ईच लिया है, प्लेस 1 मीटर अपार्ट। अगर आर की वैल्यू 1 लोगे और m1 m2 1 लोगे तो जी एफ के इक्वल हो जाता है। दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिस फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़ चुके हैं आप पहले से 10th में आके, इट्स नथिंग न्यू। आई एम कमिंग टू दैट वन, आई एम कमिंग टू दैट वन, जस्ट वेट। सर थोड़ा ऊपर ले सर।
सर स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन। हाँ हाँ किया बेटा, किया किया। इसके नीचे नहीं है, नहीं है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर कल जो हमने टेस्ट दिया वो आप पेपर्स चेक करने वाले? कौन सा बेटा? हम नहीं चेक करते हैं, है टीचर वीकली दूसरी है। टेस्ट सर। नहीं नहीं, दूसरे टीचर है, वो चेक करेंगे, जूनियर कॉलेज के टीचर। तो क्या हो गया? सिर्फ पूछ रहा था सर। नहीं। हो गया? यस सर। नो। यस सर। अब जी की वैल्यू पे आते हैं और जी की यूनिट पे आते हैं। अच्छा, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये है, इसको यूनिवर्सल इसलिए, उसके नाम के आगे यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगता है? क्या जरूरत है यूनिवर्सल लगाने की? कांस्टेंट लिख देते ना सब। नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जी की वैल्यू होती है, दैट्स जी की वैल्यू क्या होगी? लुक यार, इसको देख लेते हैं। जी की एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ऐसा होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? के जी आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के जी नहीं, फोर्स न्यूटन होगा, सॉरी, फोर्स इज ए न्यूटन। एक सेकेंड, फोर्स होगा, हाँ फोर्स न्यूटन होगा। डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर के जी क्या होगा? के जी स्क्वायर। ये एसआई में हो गया। और सीजीएस में होता है न्यूटन की जगह डायन। सीजीएस होता है तो न्यूटन की जगह डायन होता, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर की जगह ग्राम स्क्वायर। सीजीएस, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज 6.67 10⁻11 एसआई में। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 6.67 10⁻8 होगा। समटाइम इस ईडी में पूछ लेते हैं कि सीजीएस का क्या वैल्यू है, तो ध्यान रखना, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इन सीजीएस। तो एक्चुअली ये यूनिवर्सल क्यों है ये तो बताया नहीं, बिकॉज जी की वैल्यू चेंज कभी नहीं होती। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एनीथिंग, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर टेम्परेचर एटसेट्रा, तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया? यूनिवर्सल। मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ बस सिस्टम में यूनिट चेंज करोगे तो -11 की जगह -8 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ सीरियस में करो, बाकी उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं। तो उसकी वैल्यू मासेस पे, मीडियम पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसके नाम के आगे वर्ड यूज करते हैं, यूनिवर्सल वर्ड यूज करते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो इसके नाम के आगे यूनिवर्सल वर्ड यूज करते हैं।
डन सर। ओके, नो अच्छा, जी की वैल्यू याद रखना। अच्छा, जी का डायमेंशन क्या होगा? जी का वैल्यू क्या है? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर, दो मासेस हैं m1 m1। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ml2, नहीं mlt m1l1 t-2 फोर्स का ये रहता है। डिस्टेंस क्या होगा? l2 स्क्वायर है ये। यहाँ पे दो मासेस हैं m और m, फाइनल क्या बन जाएगा ये? एक m चला जाएगा, एक m ऊपर आ जाएगा, -1 l1 l2 l3 t-2। तो ये उसका डायमेंशन है। सर हाँ बोलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर ये नीचे जी इक्वल्स टू आपने लिखा ना एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू हाँ m2। हाँ हाँ, ये कहाँ से आया? ये इस फॉर्मूले से आया ना? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा। नहीं सर, क्रॉस, उसके आगे आपने m1 इंटू m1 ही लिखा है शायद से। अच्छा m1 नहीं लिखा? अच्छा देख लेता हूँ मैं। m1 इंटू m1 लिखा है। अच्छा m1 इंटू m2 होगा, तो फिर दोनों का मास m हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। दोनों m और m हो जाएगा ना डायमेंशन में, तो ठीक है। डन सर। नो, अब जरा वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। देखो उन्होंने वेक्टर फॉर्म भी दिया हुआ है। वैसे वेक्टर फॉर्म का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं कैसे दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। कि मतलब ये तो स्केल, मतलब ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है ना, जी एम, तो आपने 10 में ही पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेक्टर फॉर्म कैसे दे रखा है? जैसे ये वेक्टर फॉर्म उन्होंने क्या एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना रखे हैं। सी उन्होंने कोऑर्डिनेट ले लिया है, लेट्स से ये x है, ये y है, और इधर एक्स वाई जेड ले लिया है। ये ओरिजिन है। यहाँ पे उन्होंने दो मासेस रखे हैं, मासेस एक इधर m1 और एक इधर m2। तो उन्होंने दोनों की पोजीशन बताई है कि इसकी पोजीशन जो है वो r1 है और दूसरे की पोजीशन जो है वो r2 है।
एक्चुअली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हाँ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस वे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसको लिखेंगे F12 और इसको लिखेंगे F21। F12 का मतलब होता है फोर्स 1 पे लग रहा है, 2 अप्लाई कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन M1 बाय M2। और F21 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन M2 बाय M1। ठीक है, दोनों एक दूसरे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो लिख देते हैं फोर्स का फॉर्मूला।